नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखिए, टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप सभी को पता है कि जैसे कि एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो KVS ने जारी कर दी है। ठीक, तो PRT का जो एग्ज़ाम है वो 21 से लेकर के 28 के समथिंग हो सकता है, 21 से लेकर के 28 फरवरी की समथिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी जितना जल्दी हो सके इस इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम जो है जो यूनिट 4 एंड 5 है, मतलब KVS के हिसाब से जो पार्ट 4 और 5 है उसको भी हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर ही आते हैं। और आज जो है हम आज और कल में इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया क्या है हमने, मतलब इसको जो है 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं इसके जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो यूनिट है। और उसमें हम सारी इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एक भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं है, सभी को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट बन चुका है इसका। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये। ठीक, KVS के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, सीधा अपने टॉपिक पर ही आते हैं। तो बात कर लेते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस किस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें यहाँ पर दिया गया है कि चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव एंड और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब डिसेबल बच्चे वो होते हैं जिनमें या तो कोई संज्ञा या तो उनके संज्ञान में कोई कमी है, या फिर उनको किसी न किसी चीज़ के अधिगम करने में अधिगम मतलब बोल सकते हैं कि सीखने में कोई ना कोई वो सीखने में अक्षम है, मतलब अक्षम मतलब वो सीखने के लिए योग्य नहीं है, मतलब उनमें कोई ना कोई कमी रहती है। ठीक, तो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हो सकते हैं, और कॉग्निटिव उनके संज्ञान में उनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक, इसे हम हिडन डिसेबिलिटी भी बोल देते हैं। ठीक, कॉग्निटिव एबिलिटी को, क्योंकि इसे हम देख तो नहीं सकते। अगर फिजिकली कोई एक्टिविटी होगी, मतलब फिजिकल कोई डिसेबिलिटी होगी तो उसको हम देख लेंगे कि जैसे कि मान सकते हैं आप कि बच्चा अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, तो इसको आप इसको जो है आप इस डिसेबिलिटी को आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। द चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, वो बच्चे भी जो है डिसेबल बच्चों के अंतर्गत आएंगे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इमोशनली पिछड़े हुए हैं, और बिहेवियर जो डेवलपमेंट है उन बच्चों का वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो भी बच्चे जो है एक तरीके से डिसेबल बच्चों के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए और आगे की बात करें तो प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिन बच्चों में लैंग्वेज से रिलेटेड और कम्युनिकेशन जो बातचीत करने में जो डिसेबल बच्चे हैं, मतलब जो बातचीत नहीं कर पाते हैं अच्छे से, अपने विचारों को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तो वो भी एक तरीके से बच्चे जो है डिसेबल के ही अंतर्गत आते हैं। द चिल्ड्रन विद विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जिन बच्चों को देखने में कोई कम समस्या है, विजुअल मतलब दृश्य, और हेयरिंग मतलब श्रवण समस्या, मतलब सुनने में कोई समस्या है, तो वो बच्चे भी जो है डिसेबल बच्चों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बात करें फिजिकल प्रॉब्लम्स और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़, मतलब फिजिकली कोई समस्या है उनको, मतलब शारीरिक रूप से कोई समस्या है। ऑर्थोपेडिक मतलब उनके मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो उनका गतिक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट है उनका अच्छे से नहीं हो पाया है, वो बच्चे भी जो है एक डिसेबल बच्चे ही माने जाएंगे। ठीक है, उनको भी डिसेबल के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी, मतलब किस किस तरीके के डिसेबल बच्चे हो सकते हैं। कॉग्निटिव हो सकते हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, सोशो इमोशनल एंड बिहेवियरल हो सकते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हो सकते हैं। ठीक, जिनको देखने में कठिनाई है, सुनने में कठिनाई होती है, और फिजिकली प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई फिजिकल, जैसे कोई बच्चा अंधा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, उनके मोटर डेवलपमेंट में कोई ना कोई कमी हो सकती है। ठीक, तो इन बच्चों को जो है डिसेबल की कैटेगरी में ही रखा गया है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की PWD एक्ट की। PWD एक्ट मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो 1995 में आया था। कब आया था? ये जो PWD एक्ट है इसकी फुल फॉर्म है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ये 1995 में आया था। ठीक, और इसके अंदर जो है सेवन डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया था। इसके अंदर जो है 7 डिसेबिलिटीज शामिल की गई थी। फिर उसके बाद RPWD एक्ट आया था, इसको रिप्लेस करके PWD एक्ट को रिप्लेस किया गया। उसके बाद फिर RPWD एक्ट आया, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया था। ठीक, और इसमें जो है कुछ जो डिसेबिलिटीज की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी। डिसेबिलिटीज मतलब जो दिव्यांगताओं जो मतलब दिव्यांग के जो लक्षण थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी कि इसमें पहले तो 7 प्रकार के डिसेबल बच्चों को PWD एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो
सुविधाएं होती थी वो बच्चे ले सकते हैं, डिसेबल बच्चे। लेकिन उसमें जो है कुछ आगे की ये जो क्षमताएं थी, ये जो क्षमताएं थी, डिसेबिलिटीज थी, इनको बढ़ा दिया गया, 7 से लेकर के 21 कर दिया गया था RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत। ठीक, यहाँ पर ये बात कही गई, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, और इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। ठीक, 2017 15 जून ऑफ 2017 को ये लागू हो गया था। ठीक, और उसके बाद दिस एक्ट रिप्लेस्ड PWD एक्ट 1995, मतलब उसी की जगह पर लाया गया था ये 1995 में जो RPWD एक्ट था, मतलब नहीं RPWD नहीं PWD एक्ट, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 लाया गया था। ठीक, उसके बाद कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो RPWD एक्ट 2016 बातें करता है जिनकी। ठीक, तो चलिए, अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि PWD एक्ट जो था उसमें जो है एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हैं कि किसी जगह पर पहुंच करना, मतलब कहीं पर जाना। तो क्या था कि कुछ जगहों पर जो डिसेबल लोग हुआ करते थे, जो डिसेबल बच्चे होते थे, उनको कुछ जगहों पर पहुंचने की अनुमति नहीं थी। ठीक, तो क्या है PWD एक्ट में तो था ये चीज़ें, लेकिन RPWD एक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि जो जितने भी बच्चे डिसेबल हैं या फिर जितने भी लोग डिसेबल हैं, उन बच्चों को हर जगह पहुँचने की, जितने भी सार्वजनिक विद्यालय हैं या फिर सार्वजनिक हॉस्पिटल्स हैं या फिर सार्वजनिक कोई भी इमारत है, कोई भी भवन है, वहाँ पर पहुँचने की उनको एक तरीके से राइट है। ठीक, ये तो होगी पहली बात। उसके बाद दूसरी है डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन। तो यही बात वहाँ पर कही गई है कि जो डिसेबल बच्चे थे, जो डिसेबल लोग थे, उनको हर एक पब्लिक बिल्डिंग में जाने की अनुमति दी गई थी। हॉस्पिटल्स में वो जा सकते थे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हर तरीके के ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट्स है या फिर मतलब हर तरीके के ट्रांसपोर्ट में वो जाने की क्षमता रखते थे। और पोलिंग स्टेशन में मतलब हर जगह पर वो जा सकते थे। ठीक, इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% टू 4%। रिजर्वेशन जो था गवर्नमेंट जॉब्स में डिसेबल बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए 3% से लेकर के 4% कर दिया गया था। पहले 3% था, उसके बाद 4% को ये ट्रांसफर कर दिया था। ठीक, उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एट लीस्ट 40% आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो पर्सन डिसेबिलिटीज है, मतलब डिसेबल है 40%, एटलीस्ट 40%, अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उसको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक, उसके बाद बात करें हम आगे की, तो वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट इज पनिशेबल। अगर इस एक्ट से रिलेटेड किसी भी कानून का उल्लंघन अगर कोई भी व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है पनिश किया जाएगा, उसको जो है दंड दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक, न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। ऐसा होगा कि जो RPWD एक्ट में जो कुछ मतलब कि ये जो कुछ डिसेबिलिटीज़ को वहाँ पर दर्शाया गया है, पहले तो PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन उसके बाद RPWD एक्ट जो 2016 था उसमें 21 कर दी गई, मतलब 21 कर दी गई थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके जब अगर आगे मतलब अगर इन फ्यूचर अगर कोई डिसेबिलिटीज़ को अगर जोड़ा जाता है तो इसको नोटिफिकेशन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, ना कि इसके लिए अलग से लॉ या फिर कोई एक्ट लाना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि न्यू डिसेबिलिटीज़ कैन बी एडेड बाई नोटिफिकेशन। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। पहली है, इनको जो है आप याद रखना, मतलब कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये इसमें जो है कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको आप देखते ही समझ जाओगे। तो पहली है ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा व्यक्ति, मतलब ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ठीक, जिसे बोल सकते हैं लो विजन, जिसका आईसाइट वीक होती है। ठीक, एक तो होती है आईसाइट मतलब ज़्यादा वीक है, और एक होती है मतलब कम है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब बच्चा देख सकता है, इतना नहीं, इतना भी कम नहीं है, मतलब बच्चा देख सकता है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, जिसे हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ठीक, एक तरीके से जो लोकल लैंग्वेज में इसे कोढ़ वगैरह की बीमारी बोल देते हैं। ठीक, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को सुनने में कोई दिक्कत है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसका मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाए, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाएगा। ड्वार्फिज्म, जिसे मोनापन बोलते हैं। ठीक, इसके लिए भी कुछ कैटेगरी, मतलब इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जिससे कि अगर कोई इतने सेंटीमीटर से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो मतलब जो एक डिसेबल की कैटेगरी में ही रखा गया है। ड्वार्फिज्म को मतलब बौनेपन को, उसको मतलब बौनेपन को एक
RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत एक डिसेबिलिटी माना गया है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार की बौद्धिक अक्षमता। और 8th की बात करें तो मेंटल इलनेस, कोई ना कोई मानसिक बीमारी। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ASD के बारे में। फिर उसके बाद आता है सेरेब्रल पाल्सी, और फिर है 11th है हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल्स का कुछ अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। ठीक, बात करें यहाँ पर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इसमें कुछ मतलब माइंड ब्रेन से संबंधित कोई समस्या होती है, उसके इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ जो टर्म्स हैं यहाँ पर जिनको आप देख के समझ सकते हैं, उनको समझाया जाए, मतलब उनको भी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर कुछ जो कठिन जो वर्ड दिए हुए हैं, जो मतलब बीमारी दी गई है, इनके बारे में अब मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक, तो 13 क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, किसी स्पेशल चीज़ की लर्निंग करने में डिसेबल है बच्चा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। मल्टीपल स्लेरोसिस, यहाँ पर MS के बारे में बात कही गई है। फिर उसके बाद आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, लैंग्वेज संबंधी कोई डिसेबिलिटी है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के बारे में बात कही गई है, रक्त संबंधी जो चीज़ें हैं। सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर 19th है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ और ब्लाइंडनेस, मतलब जिन व्यक्तियों के अंतर्गत जो है, जिन बच्चों के अंदर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, मतलब मान के चलिए कोई बच्चा अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी, इस तरीके की जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक बच्चे के अंतर्गत है, तो उसको भी जो है डिसेबल, मतलब RPWD एक्ट में डिसेबल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम्स, मतलब जिन लोगों के ऊपर जो है एसिड अटैक हो जाता है, उनको भी यहाँ पर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक, उसके बाद आता है पार्किंसन डिसीज। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी हमारी 21 जो डिसेबिलिटीज़ RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत रखी गई है। तो इनको जो है कुछ टर्म्स है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे चलिए बात कर लेते हैं, आगे देख ही लेते हैं क्या है एसिड अटैक विक्टिम्स। मैंने आपको बताया है कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, इनको भी RPWD एक्ट 2016 में एक सेकेंड, RPWD एक्ट 2016 में इसके अंतर्गत जो है एक डिसेबिलिटी ही माना गया है। जो व्यक्ति अ पर्सन डिस्फ्यूज्ड ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल डाल करके अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर विकृत कर दिया गया है, मतलब उसको बिगाड़ दिया गया है, तो उसको भी एक तरीके से डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है RPWD एक्ट 2016 में। ठीक, तो एक होगी, ये तो हो गया एसिड अटैक विक्टिम्स। और ड्वार्फिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जिसे हम बौनापन बोलते हैं, मतलब जो छोटा हाइट वाले होते हैं लोग। तो अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट एंड 10 इंच 147 सेंटीमीटर और लेस। मान कर चलिए अगर किसी व्यक्ति की हाइट 147 सेंटीमीटर से कम है, या फिर वो 4 फीट 10 इंच से लेकर अगर कम है, तो उसको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसको भी एक फिजिकली डिसेबिलिटी के अंतर्गत RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत यहाँ पर देखा गया है। ठीक, एक डिसेबिलिटी ही माना गया है ड्वार्फिज्म को भी। ठीक, चलिए उसके बाद आता है हीमोफीलिया क्या है, इसको हम देख लेते हैं। हीमोफीलिया, इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वोमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन। ये जो है हीमोफीलिया जो है एक तरीके की इनहेरिटेड डिसीज़ है। इनहेरिटेड डिसीज मतलब जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुई है बच्चे में, अपने माँ बाप से मिले, मतलब माँ बाप से जो जीन्स मिलते हैं, जो गुणसूत्र मिलते हैं, उनके माध्यम से ही एक बच्चे के अंतर्गत जाती, एक बच्चे के अंतर्गत जाती है, अपने माँ बाप से ही मिलती है। ठीक, तो क्या होता है, ये जो डिसीज़ होती है हेमोफीलिया, इसमें ये जो ज़्यादातर मेल चिल्ड्रन को ही प्रभावित करती है। क्या होती है, मतलब मेल चिल्ड्रन को, पुरुष मतलब क्या बोल सकते हैं, बालकों को ही प्रभावित करती है, ना कि बालिकाओं को। फीमेल के अंतर्गत ये होती नहीं है। ठीक, तो मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रभावित करती है, और ये जो ट्रांसफर होती है वोमेन के जीन्स के से ही होती है। ठीक, बट ट्रांसमिटेड बाई वोमेन, यहाँ पर दिखाया गया है ना कि ट्रांसमिटेड बाई वोमेन। भाई बच्चे का जन्म जो होगा वो एक माता के द्वारा ही होगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर बच्चे को जो ये बीमारी लगेगी, जो हेमोफीलिया की जो बीमारी है, वो एक बच्चे को उसकी माता के माध्यम से होगी, मतलब माता के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट ऑन माइनर वाउंड रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग। हीमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है
कि एक बच्चे को ये बीमारी अपनी माँ से मिल जाती है, मतलब वोमेन के द्वारा ट्रांसमिटेड हो जाती है मेल बच्चे के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के अंतर्गत ये बीमारी होती है, उस व्यक्ति का जो रक्त का थक्का होता है, मतलब रक्त जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक, मतलब उसका रक्त का जो थक्का है वो जम नहीं पाता है। अगर थोड़ा सा भी उसको कट लग जाता है तो वहाँ पर से ब्लड निकलता ही रहता है। ठीक, तो ये जो बीमारी है हीमोफीलिया, एक इस तरीके की बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का जमता नहीं है। ठीक, तो ये तो होगी हमारी हीमोफीलिया। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे की, एक है थैलीसीमिया बीमारी। क्या है? थैलीसीमिया। इसमें क्या होता है, जो एक बच्चे के अंदर जो ब्लड जो है हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज। ये भी इनहेरिटेड होती है, मतलब अपने माँ बाप से एक जीन्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होती है। ठीक ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थैलीसीमिया, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। हीमोग्लोबिन जो है एक व्यक्ति के, एक बच्चे के शरीर में नहीं बन पाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड जिसमें अच्छी खासी मात्रा है हीमोग्लोबिन की। और एक है ये वो जो इस बच्चे का ब्लड जहाँ पर जिसको थैलीसीमिया की बीमारी है, यहाँ पर जो है बहुत ही कम मात्रा में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है बच्चे के अंदर वो बहुत ही कम है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की बीमारी। एक बीमारी है सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज में क्या होता है, मीन्स अ हीमोलिटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनीमिया, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू एंड ऑर्गन्स डैमेज। इसको जो है इंग्लिश में मतलब ये बहुत भारी भारी शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ एक सिंगल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। इसमें होता क्या है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं। क्या होते हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है और ये है सिकल सेल्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो क्या है, जिस व्यक्ति को ये सिकल सेल वाली डिसीज होगी उसका क्या होगा, जो उसकी उस व्यक्ति के जो रक्त की, मतलब रेड ब्लड सेल्स होगी, वो जो है एक तरीके से उनकी जो शेप होगी वो टूटते टूटते वो अलग तरीके की हो जाएगी, एक शिकल टाइप हो जाएगी। ठीक, तो उसके अंतर्गत जो है उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो टूटती रहती है, ब्रेक डाउन होती रहती है। और ये जो इसकी उस व्यक्ति के अंतर्गत जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक, मतलब वो इतनी जल्दी बन नहीं पाते जितनी जल्दी वो टूटते रहते हैं। ठीक, ठीक, यही बात है कि यहाँ पर जो है ये एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो है ब्लड सेल्स जो है एक व्यक्ति के वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया रेड मतलब सिकल सेल डिसीज। बात करें हम इसमें आगे की, एक सेकेंड चलिए बात कर लेते हैं आगे की, पार्किंसन डिसीज की। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, ये जो है पार्किंसन डिसीज की बात करें, मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय ट्रीमर और शेकिंग मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स, मस्कुलर रिजिडिटी, स्लो एंड इम्प्रेसाइज मूवमेंट। इट अफेक्ट्स चीफली मिडल एज्ड एंड एल्डरली पीपल। मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ कि ये जो पार्किंसन डिसीज़ होती है एक मूवमेंट संबंधी विकार होता है या फिर एक डिसऑर्डर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो जो है अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसमें क्या होता है, इसके जो हाथ और उस व्यक्ति के जो हाथ और पैर होते हैं, मतलब उस व्यक्ति के जो हाथ और पैर जिस नसों से, क्या बोल सकते हैं एक तरीके से मतलब जिन नसों से उस व्यक्ति के हाथ और पैर कंट्रोल होते हैं, या फिर जो एक नर्वस सिस्टम जो होता है जिसके माध्यम से उसके हाथ और पैर कंट्रोल होते हैं, वो एक तरीके से काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के जिसमें हाथ या पैरों से दिमाग तक पहुँचने वाली जो नसें होती है या फिर तंत्रिका तंत्र होता है वो काम करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक, तो ये होगी हमारी पार्किंसन डिसीज। ये जो है मेनली अफेक्ट करती है एक तो मिडिल एज वाले व्यक्ति को या फिर एल्डरली पीपल को, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको। ठीक, यहाँ पर ये लिखा गया है। तो ये तो कि नॉर्मल सी बात, देखिए आपको बस केवल याद रखना है कि ये डिसीज जो है कौन कौन सी हो सकती है। ठीक, तो इतना आपको ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत है नहीं। एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ASD वाली जो बीमारी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दीज आर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई, एक सेकेंड, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन और रेपिटेटिव एंड
टाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अंदर के जो ये सारे कुछ लक्षण है, कुछ बीमारी है जो इसके अंतर्गत आती है। मैं आपको इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक तरीके की दिमागी बीमारी है। क्या है? एक मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से दूसरे लोगों से कह पाता है और ना ही दूसरों की बात समझ पाता है, ठीक, और ना ही उनसे उनसे जो है ठीक से कम्युनिकेशन कर पाता है, ठीक, मतलब अपनी बात को ना तो वो पहुंचा पा रहा है ना दूसरे की बात को सुन पा रहा है ठीक से। तो इसमें जो है काफ़ी सारे डिसऑर्डर इसमें शामिल किए गए, जैसे OSD, मतलब OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, डेवलपमेंटल डिलेज, ये काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, ठीक, जैसे डिप्रेशन हो गया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग हो गया, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये सभी जो चीज़ें हैं ये इसके सिम्टम्स हैं ASD के। आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ASD से रिलेटेड याद करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटिज्म वॉज कॉइन्ड इन 1911 बाय द जर्मन साइकाट्रिस्ट यूजन ब्लूरर। क्या है यहाँ पर ASD का जो मतलब ऑटिज्म टर्म थी वो 1911 में, क्या 1911 में एक जर्मन एक साइकाट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूजन ब्लूलर। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को की खोज की थी 1911 में, मतलब 1911 में, ठीक। और हम यहाँ पर बात करें तो फादर ऑफ ऑटिज्म जो है वो लियो किनर है। कौन है फादर ऑफ ऑटिज्म जो है उन्हें कौन, वो मतलब वो कौन है? वो है लियो किनर, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। एक है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। क्या है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जिसे हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, कुष्ठ रोग, या फिर इसे एक तरह जो लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या बोला जाता है, एक वो कुष्ठ रोग या कोढ़ बोल सकते हैं, ठीक, इसे हम। तो मेनली अफेक्ट्स द स्किन। ये क्या करता है, इसमें जो है एक व्यक्ति की स्किन ज़्यादा अफेक्ट होती है। क्या होती है? जो त्वचा होती है एक व्यक्ति की, एक इंसान की, एक बच्चे की, वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक। क्या होता है इसमें, क्या होता है, मतलब लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की जो स्किन होती है वो खराब हो जाती है एक तरीके से। उसके जो सेंसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, मतलब वो फील नहीं कर पाते। अगर उसकी बॉडी को कोई टच करता है तो वो एक तरीके से उनको कोई फील नहीं होता है। ये जो मेनली अफेक्ट्स करती है, तो स्किन को करती है, आइज़ को करती है, मतलब उसकी उस व्यक्ति की आंखों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसकी त्वचा को ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसकी जो पेरिफेरल नर्व्स होती है, कुछ नसें होती है बाहर की तरफ को, उसके ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक। ये जो है, अगर इसको जो ये जो लेप्रोसी नाम की जो बीमारी है, अगर इसको शुरुआती दौर में अगर कवर कर लेते हो तो हो जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर इसको कवर नहीं करता है कोई व्यक्ति तो वो जो है ये बीमारी मतलब आगे के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जो मैंने चीज़ बताई है, द लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल एज इन द आई एंड आईलिड बट विद नो मैनिफेस्ट डेफॉर्मिटी। यही बात कहेगी कि जो उस व्यक्ति की जो हाथ और पैरों की जो सेंसेशन है वो खत्म होती जाती है, और साथ ही साथ उसकी आइज़ और जो उसकी पलक होती है, मतलब आंखें और पलकें होती है, वो भी एक तरीके से वहाँ पर जो सेंसेस हैं वहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की। मीन्स अ कंडीशन दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ पर्सन्स नर्वस सिस्टम लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड और मार्क्ड बाय सम फ्रीक्वेंट रिकरेंस। तो यहाँ पे जो है ये एक तरीके से क्रॉनिक ये जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है, यहाँ पर यही बात कहेगी कि एक ये नसों से संबंधित बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है। इसमें भी यही काम होता है, मतलब वही चीज़ होती है, नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट होता है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं आगे की मेंटल इलनेस। क्या है? मेंटल इलनेस मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रॉसली इम्पेयर्स जजमेंट बिहेवियर। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो मतलब समय समय पर मूड स्विंग होता रहता है, उसकी परसेप्शन अलग अलग बनने लगती है, मेमोरी दैट ग्रॉसली इम्पेयर्स, मतलब वो ज़्यादा जो है ज़्यादा सोच नहीं पाता है। एक तरीके से इससे डिसऑर्डर ही है, सोचने से संबंधित, ठीक। इसमें क्या होता है, एक तरफ मतलब जल्दी ही रोने लगेगा, जल्दी ही मुस्कुरा लेगा। एक मूड जो है, उसका जो मूड होता है उस व्यक्ति का जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड है, वो ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या उसके अंदर आती है। मतलब बोल सकते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस है उनको करने में ज़्यादा कठिनाई आती है, ठीक। तो यहाँ पर यही बात की है। उसके बाद हम बात करें द कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर यही है कि एक इनकम्प्लीटनेस होती है उसके माइंड का, जो पर्सन का जो माइंड है उस पर्सन का वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक।
इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर को शामिल किया गया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इसको इसमें शामिल किया गया है, किसमें, मेंटल इलनेस के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद बात आती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की। क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़? इसमें वही चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डिसऑर्डर है तो वो जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ द स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़, वही अगर एक से ज़्यादा कोई डिसऑर्डर है एक व्यक्ति के अंतर्गत तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का शिकार होगा। ठीक, डेफ ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच पीपल मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट कॉजिंग सीवियर कम्युनिकेशन डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो क्या है यहाँ पर, बहरा, अंधा, एक बहरापन और एक अंधापन जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक तरीके से दो दिक्कतें होती है। एक तो होती है हेयरिंग की, मतलब सुनने की, और क्या है, देखने की। ठीक, तो ये वही है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत जो है वही व्यक्ति आएंगे जिसको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है। ठीक, ये तो हो गया, आपको इसको समझ लेना है। देखिए दोस्तों, हमें जो है जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। जितनी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यही मतलब आगे के लिए बात कर लेते हैं हम। ये यूनिट तो बहुत ठीक ठाक बड़ी है। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको 5-7 दिन मतलब काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता, काफ़ी सारी वीडियोस इसके ऊपर बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, हमारा भी और आपका भी। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें जो PWD एक्ट 1995 था उसमें जो 7 डिसेबिलिटीज़ की, उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज थी जो जिनको शामिल किया गया था। एक थी ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, लो विजन जिसकी लो दृष्टि है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक रूप से कोई अक्षम बच्चा है, और मेंटल इलनेस किसी तरीके की मानसिक बीमारी है उसके अंदर। ठीक, तो ये तो हो गया हमारी जो PWD एक्ट के अंतर्गत जो 1995 बना था उसके अंतर्गत जो है 7 डिसेबिलिटीज़ की बात यहाँ पर हो गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे की। ठीक, तो सेकंड पार्ट हमारी जो हमारी डिसेबिलिटीज़ मतलब क्या, एक सेकेंड, जो यूनिट है हमारी डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, उसका जो सेकंड पार्ट है वो अब से स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है कुल 3 पार्ट्स हैं जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर आएंगे आगे। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जिसमें जो है डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्मोर्फिया, ये सभी जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसके बारे में बात जो है जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं पहले चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। द चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़, क्या, चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़, आपको दिख रहा होगा ये चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़। इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। द जनरली सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर दोज इन विच सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्ति के सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत अफेक्ट होते हैं, एक व्यक्ति के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है कि फाइव सेंसेस होते हैं हमारे, अगर उनसे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटीज़ है तो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत वो शामिल की जाएगी। ठीक, अमंग द 5 सेंसेस विजन एंड हेयरिंग आर प्रीडोमिनेटली यूज इन क्लासरूम। मतलब इन 5 सेंसेस के अंतर्गत जो है दो प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है, एक तो होगी विजन से रिलेटेड और एक होगी हेयरिंग से रिलेटेड। मतलब एक व्यक्ति जिसके अंतर्गत जो है विजन से रिलेटेड कोई दिक्कत है मतलब वो देख नहीं पाता अच्छे से, एक सेकेंड, और दूसरा हो गया हेयरिंग, मतलब जिसको सुनने में कोई ना कोई कठिनाई है। ठीक, मतलब कोई बच्चा अगर सही से नहीं सुन पाता है तो उसको जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, तो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम चलिए चर्चा कर लेते हैं आगे। ये 2 मेन ही चीज़ें हैं सेंसेस से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ है, वो 2 ही है मेनली। एक तो विजुअली इम्पेयरमेंट हो गया और दूसरा हो गया सेंस मतलब वो क्या, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब सुनने में कठिनाई और देखने में कठिनाई। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, देख लेते हैं हम दृष्टिबाधिता को। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स कंप्राइजेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वन कैटेगरी सर्व्ड। मतलब सबसे ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू 2016 सेंसस, मतलब जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इस सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा जो लोग दिखते थे, अगर हम बात करें यहाँ पर सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जो बाधित बच्चे थे वो किससे थे, वो थे विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे थे जिनको देखने में ज़्यादा कठिनाई थी। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्राइजेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वन कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं थे जितना कि विजुअल के अंतर मतलब विजुअली कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए थे। ठीक,
चलिए बात कर लेते हैं आगे। एज पर RPWD एक्ट 2016, एज पर RPWD एक्ट 2016 द वन इज विजुअली इम्पेयरमेंट ऑफ ही और शी फुलफिल एनी वन कंडीशन। मतलब ये कुछ कंडीशन बताई गई है जिसके तहत RPWD एक्ट में शामिल किया जाता था उनको। एक तो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब जो मतलब जिसको किसी भी मतलब बहुत ही कम दिखाई देता, बहुत ही कम नहीं, जिसको दिखाई ही नहीं देता है, मतलब काफ़ी मतलब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता वो, एक तो वो हो गया। एक हो गया विजुअल एक्विटी लेस देन 360 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेलर इन द आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर आप किसी चश्मे वाले की दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ये दो तरीके के कुछ माप करने वाली इकाई होती है कि आपको दिखाते नहीं है, वो वहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं। तो वो दो तरीके के होते हैं, जिनमें से एक होता है जिसमें से एक में तो होता है कि 60 मतलब 60 3/60 यहाँ पर दिखाया गया है कि 3/60 का एक फॉर्मेट होता है, और दूसरा होता है 10/मतलब 200 में से दिखाया जाता है कि आपका जो विज़न है वो इतना है। ठीक, तो इसमें जो है एक है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल एक्विटी क्या है। विजुअल एक्विटी जो है वो एक तरीके की माप है जिससे पता लगाया जाता है कि एक व्यक्ति की आंखों की देखने की जो क्षमता है वो किसी दूसरी से मतलब कितनी है, मतलब कितनी दूरी से, मतलब किसी दूसरी नहीं, एक सेकंड, किसी दूरी से मतलब कि एक समय एक निश्चित दूरी से किसी व्यक्ति के देखने की क्षमता कितनी है, उस चीज़ की एक माप करने की इकाई है विजुअल एक्विटी। ठीक, ये एक क्या है, माप करने की इकाई है आंखों को, मतलब आंखें जो है कितनी दूरी से देख सकती है। ठीक, ठीक, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो वो होते हैं, दो तरीके के पैमाने टाइप होते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 60 मतलब 3/3/6 से नीचे है तो उसको RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग विजुअली इम्पेयरमेंट माना जाएगा। और उसके बाद अगर 200 से नापा जाए तो 200, अगर 10/200 है तो इससे नीचे वाला जो है वो भी विजुअली इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, मतलब दृष्टिबाधित बच्चे के अंतर्गत आएगा। द लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सब टेंडिंग एन एंगल ऑफ द लेस देन 10 डिग्री। मतलब जो व्यक्ति अगर 10 डिग्री से भी नहीं देख पा रहा है तो उसको भी जो है क्या इसी मतलब विजन मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको भी विजुअली इम्पेयरमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चे के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, लो विजन की बात करें तो लो विजन क्या होता है। लो विज़न वाले की बात करें, अगर लो विज़न जिस व्यक्ति को डिसेबल के अंतर्गत रखा गया है, मतलब क्षमता वाले बच्चों के अंतर्गत रखा गया है, उसके क्या कैटेगरीज हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो लो विज़न वाले व्यक्ति के जो अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/16 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 स्नेल इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। मतलब कितना भी करेक्शन करने के बाद भी अगर किसी का जो विज़न है वो 6/18 और 20/60 से कम नहीं हो रहा है तो वो उसको भी जो है एक लो विज़न व्यक्ति के अंतर्गत ही रखा जाएगा। लिमिटेशन ऑफ द फील्ड विजन सबटेंडिंग एंड एंगल ऑफ, जो मतलब जो व्यक्ति 40 डिग्री एंगल से भी नहीं देख पा रहा है उसको भी जो है एक तरीके से लो विज़न व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की। द फिक्सेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये फिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिफिकेशन है, वो फिक्शन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट मतलब क्या पहचान है उन बच्चों की जो विजुअली इम्पेयरमेंट है। ABC फॉलो ABC फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर क्या है, A अपीयरेंस, B बिहेवियर और कंप्लीट। मतलब आप किस तरीके से स्कूल में जान सकते हैं कि कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है। एक तो अपीयरेंस मतलब उसकी आंखें किस तरीके की दिख रही है ये देख करके, या फिर बिहेवियर किस तरीके से बच्चा बिहेव कर रहा है, या फिर व्हाट टाइप ऑफ कंप्लीट्स चाइल्ड डू मतलब किस तरीके का कंप्लीट बच्चा कर रहा है। इस चीज़ को देख करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चा विजुअली इम्पेयर है। ठीक, फ्यू पॉइंट्स, कुछ अदर पॉइंट्स है जिसके बारे में बात गई है, जैसे फ्रीक्वेंट वाटरिंग ऑफ आइज मतलब उस बच्चे की आंखों में बार बार पानी आता रहता है। फ्रीक्वेंट रेड और इन्फ्लेम्ड आइज, उसकी आंखों में जो है जलन होती रहती है और उसकी आंखें जो है जल्दी ही लाल हो जाती हैं। ठीक, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। जंपी एंड अनसिंक्रोनाइज्ड आई मूवमेंट, उसकी जो मूवमेंट होगी वो अलग अलग होगी, उसकी आंखों की जो मूवमेंट होगी वो अलग तरीके की हो सकती है। क्लमसी मूवमेंट,
क्लमसी मूवमेंट, और उसके बाद बात करें, ये जो एक तरीके का क्लमसी जो मूवमेंट होता है, एक पुअर कोऑर्डिनेशन होता है मूवमेंट और एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट मतलब कर रहे कुछ और होते हैं, उनका एक्शन कुछ और हो रहा होता है, और लेकिन उसकी आंखें जो है कुछ अलग ही काम कर रही होती हैं। ठीक, उसके बाद बात करें डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन मूविंग अराउंड, बम्पिंग इनटू थिंग्स, डूज एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसको एक तरीके से आसपास की चीज़ों को देखने में भी कठिनाई होती है, किसी मतलब अगर वो चलता है तो किसी न किसी चीज़ में वो टकरा जाता है, इस तरीके की डिसीज़, चाहे वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डोर हो गया, दरवाज़ा हो गया, या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट से, तो उस बच्चे को जो है देखा जा सकता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक, डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स, वो छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे वर्णों को पढ़ नहीं पाता है, ये एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। कंप्लेंट्स ऑफ डिजीनेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ विजुअल टास्क लाइक रीडिंग, ड्राइंग और राइटिंग, मतलब एक टास्क जैसे रीडिंग और राइटिंग या फिर ड्राइंग करने के बाद जो है एक तरीके की कंप्लेंट कर सकता है काफ़ी सारी। ठीक, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझाइए। तो जब बच्चा देख ही नहीं अच्छे से पाएगा तो उसको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। नीड्स टू exert and change positions और टिल्टिंग ऑफ हेड और स्क्विंटिंग टू फोकस बेटर, मतलब वो फोकस बेटर करने के लिए जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करेगा, मतलब देखेगा कभी इधर झुक गया, कभी उधर झुक गया। ठीक, आप अपने हेड को इधर उधर झुकाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक, तो जिस बच्चे को दिखने में कठिनाई होगी। ठीक, फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक और आई इन्फेक्शन, मतलब इसको जो है बार बार कंप्लेंट करेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या फिर मेरी आंखों में कुछ तरीके की जलन हो रही है, या जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होगा। ठीक, तो ये तो होगी हमारी विजुअली इम्पेयर्ड की बात। उसके बाद बात कर लेते हैं द टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, मतलब क्या स्ट्रेटजीज एक टीचर को अपनाई जानी चाहिए इन बच्चों को शिक्षा देते समय। तो यहाँ पर क्या करना है, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज विजुअल एड्स दैट हैड बीन प्रेस्क्राइब्ड लाइक ग्लासेस, बिग प्रिंट बुक्स। तो क्या कर सकता है वो टीचर, बड़ी बड़ी बुक्स जहाँ पर मतलब अच्छे खासे मतलब जो उसके फ़ॉन्ट्स हैं, उस बुक के जो फ़ॉन्ट्स हैं, मतलब जो अक्षर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लिखे हुए, ऐसे इस तरीके के विजुअल एड्स जो विजुअल एड्स है, इस तरीके के विजुअल एड्स जो है वो अपना सकता है, ग्लासेस को अपना सकता है। ठीक, मेक श्योर लाइटिंग इज सूटेबल, मतलब वहाँ पर अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे को वो पढ़ा रहा है। मेक एफर्ट्स टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ग्लेयर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, मतलब एक तरीके से जो ब्लैक बोर्ड पर अच्छी खासी चमक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरीके से ना देख पाए। ठीक, कंसिडर द यूज़ ऑफ एनलार्जमेंट प्रिंट वर्कशीट, बड़ी बड़ी प्रिंटों का यूज़ करें, प्रिंट वर्कशीटों का यूज़ करें। ठीक, प्रिंट मटेरियल नीड टू बी क्लियर एंड डार्क, ये क्लियर होना चाहिए, जो प्रिंट है, प्रिंट मटेरियल जो है वो क्लियर होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। हैव लाइन फॉर असाइनमेंट, डार्कर द लाइन द बेटर, मतलब आप जो है अगर असाइनमेंट अगर आपको एक तरीके से लाइन होनी चाहिए, बोल सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसे, अंडरलाइन कर देनी चाहिए चीज़ों को, अगर आपको कोई चीज़ आपको अगर आप उसे बता रहे हैं तो वो उस तरीके की। इंक्रीज ओरल एक्टिविटीज़ मतलब मौखिकता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूज़ कॉन्क्रीट मटेरियल, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, इस तरीके का मटेरियल ज़्यादा यूज़ करें, ना कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर। ठीक, उसके बाद बात करें अलाउ मोर टाइम टू कंप्लीट टास्क एंड प्रोवाइड ब्रेक्स, मतलब उस बच्चे को जो विजुअली इम्पेयर्ड है टास्क पूरा करने के लिए, कोई भी टास्क पूरा करने के लिए एक अच्छा सा खासा समय दे, मतलब जितना समय ले, मतलब अच्छा खासा समय दे जितने में कि वो अच्छे से उस काम को पूरा कर ले, और समय समय पर ब्रेक भी उसे देने चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करें डू नॉट हैव लोअर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज द स्टूडेंट हैज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए उस बच्चे से। ठीक, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। उसके बाद बात करें हम सप्लीमेंट विजुअल मटेरियल विद क्लियर वर्बल एक्सप्लेनेशन, अगर मतलब आप उस बच्चे को अगर कोई चीज़ समझा रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ मतलब विजुअली एड के माध्यम से अगर आप उस बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ अच्छा खासा एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा है। ठीक, मतलब मौखिक रूप से भी बोलकर समझा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड। आस्क द स्टूडेंट टू वर्क बाई कीपिंग सर्टेन डिस्टेंस, मतलब अच्छी मतलब एक निश्चित दूरी भी रखी होनी चाहिए बच्चे के तरफ उस टॉपिक से नहीं, क्या बोल सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से बोल सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं। सिलेक्टेड डेस्क मे बी बेनिफिट टू इंडिविजुअल, एक सिलेक्टेड डेस्क मतलब जो झुकी हुई जो वो है क्या डेस्क बच्चे को वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक,
चलिए बात कर लेते हैं आगे की। आगे है द टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअली इम्पेयरमेंट, मतलब क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिनको हम अपना सकते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के साथ। ठीक, लार्ज प्रिंटेड मटेरियल, ठीक, लार्ज मतलब बड़ा बड़ा प्रिंट मटेरियल वो अपना सकते हैं। स्पेसिफाइड मैग्निफेस्टेशन ग्लास लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एनलार्जमेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेल प्रिंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुइस ब्रेल, जो हमारी ब्रेल लिपि के जो जनक थे वो थे लुइस ब्रेल, जो कहाँ से थे, शायद फ्रांस से थे, शायद फ्रांस से ही थे। इतना मुझे याद नहीं, बट शायद जहाँ तक भी फ्रांस से ही थे। 1824 में लाए थे। देखिए आप गूगल कर लीजिएगा, इसका मुझे पक्का बता। 1824 में ये लुइस ब्रेल जो थे इन्होंने ब्रेल लिपि के जनक थे। और ये जो ब्रेल लिपि है वो 6 पॉइंट पर बेस्ड है। क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक, और 4 जनवरी को ब्रेल डे जो है, ब्रेल लिपि दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करें कुछ जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो सरफेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल स्पीच सिंथेसाइज, ये जो है कुछ टूल्स हैं, कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक, टेप रिकॉर्डर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सभी चीज़ों का यूज़ जो है आप एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कुछ विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे के रिलेटेड क्या समस्याएं आ सकती हैं सामने, किन एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में हमने आज समझा। और हमने कुछ जो है पहले भी डिस्कस किया था, जो पहले के पार्ट से रिलेटेड बचा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आगे जो है हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट को करने वाले हैं अच्छे से। उसके बाद हम आगे के लिए पढ़ेंगे जो जिसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम जो है क्या होगा उसमें डिसलेक्सिया, काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस है उनको आप आसानी से देख सकें और वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।